बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। एक्सटेंशन होगी या नहीं, हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है और इस एक्सटेंशन में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो 12 जुलाई का फैसला नज़र आ रहा है मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर। और 12 जुलाई का फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, जिसमें 8 जजेस ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 12 जुलाई के इस फैसले के बाद जुलाई में ही सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगने गया कि हमने 39 MNA को नोटिफाई कर दिया है, लेकिन 41 MNAs का मामला, उसमें कुछ मज़ीद हमें वजाहत चाहिए और इस वजाहत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। ज़रा कहते हैं कि जुलाई में ये दरख्वास्त दायर होती है, लेकिन उसके बाद कोई चैम्बर में मुलाकात भी नहीं होती और किसी को नोटिस भी जारी नहीं होता। और फिर 14 सितंबर को इस हवाले से एक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होता है, जिसके अंदर जो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से 8 जजेस हैं उनके हवाले से एक वजाहती बयान आता है और उसमें यह कहा जाता है कि हमारे फैसले पर अमल दरामद किया जाए, वरना संगीन नताइज जो है वो हो सकते हैं। अगर आप अदालती अहकामात को बजा नहीं लाते तो जो भी नताइज उसके होते हैं आईन और कानून के मुताबिक। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक दिन पहले ये 8 जजेस का जो है वो तफसीली फैसला सामने आया था जब आईनी तरमीम की बात हो रही थी। यानी हफ्ते को ये आया और इतवार को बात की जा रही थी कि नंबर पूरे हैं और आईनी तरमीम हो जाएगी। अब इस मामले के बाद चीफ जस्टिस ने ये जो 8 जजेस का एक नोट आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया, उस दिन कुछ सवालात पूछे हैं और ये सवालात रजिस्ट्रार साहब से पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं पैनलिस्ट पर जाने से पहले सबसे पहले ये 9 के 9 सवालात मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूं और फिर अपने पैनलिस्ट की कीमती राय इस पर जानेंगे। नाज़रीन, इन सवालात के अंदर सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि रजिस्ट्रार से पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, ये भी एक सवाल इसमें पूछा गया है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद, जो कि पिछले साल ये एक्ट जब पास किया गया, तो 3 रुकनी बेंच ये फैसला करता है कि किस तरीके से कॉज लिस्ट जारी होगी, कौन समाअत करेगा। और इस ऑर्डिनेंस से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो 3 रुकनी बेंच था उसमें काजी फायजीसा, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, ये तीनों जस्टिस जो है वहाँ पर मौजूद थे। मुतफर्रिक दरख्वास्त कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुई, ये भी एक अहम सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद ये भी इसके अंदर पूछा गया कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। किसी कमरा अदालत के चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया, ये भी सवाल पूछा गया। फिर दरखास्त पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, ये भी एक सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से। यह भी पूछा गया कि ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ, यह 8वां सवाल पूछा गया। और 9वां सवाल यह था कि ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया। माजी करीब में हमने देखा टेहरान केस के हवाले से एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड होता है और फिर कुछ देर बाद डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन ये फैसला अभी भी मौजूद है, ये डिलीट नहीं किया गया। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर जानते हैं कि इस वक्त फिर मौजूद सूरत हाल क्या है। क्या हम देख रहे हैं कि वाज़े तौर पर अब ग्रुपबंदी जो है वो सामने आ रही है और फिर इसके नताइज क्या होंगे। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राव खालिद साहब मौजूद हैं, साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये जो सवालात पूछे गए हैं, आप समझते हैं कि ये मामला किसी तरह जुडिशल मिसकंडक्ट की जानिब जा सकता है और इन सवालात के जवाबात अब रजिस्ट्रार जब जमा करवाएंगे तो मुमकिना तौर पर अगले महीने के अंदर आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है? सबसे पहले तो ज़ौक़ में ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब हों या कोई फेडरल सेक्रेटरी हो या कोई जनरल साहब हों या प्राइम मिनिस्टर हों या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हों, तो वो इस तरह की चीज़ें ख़ुद नहीं लिखते, उनको ड्राफ्ट पुटअप किया जाता है जी। तो मैं जब इन 9 की 9 यानी शराइत को देखा मैंने, या सवालात को या वजाहतों को देखा, तो मुझे लगा कि जिस किसी ने भी इनको लिख के दिया है ना चीफ साहब को, चीफ साहब ने कुछ ज़्यादा गौर से ठीक तरीके से उनको पढ़ के तो उसमें कोई तरमीम किए बगैर ही दे दिया है, ये समझते हुए कि ये रूटीन का काम है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं ना, वो तो होती हैं अदालतों में, नीचे वाली अदालतों में, कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया लिहाजा ये पूरे का पूरा केस खारिज किया जाए। आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये तो अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और फैक्ट्स को नहीं देखा जाता।
इस सूरत हाल में ये जो वजाहती आपने बात की है ना कि वो जो अक्सरियती जज की तरफ से वजाहती नोट आया, वो फैक्ट है, और उस फैक्ट के बारे में मुझे बता दीजिए कि इन 9 जो है सवाल हैं, इनमें कहीं फैक्ट की बात हुई है, कहीं पे ये बात हुई है कि ये जो वजाहती नोट आया है इसके कंटेंट्स जो हैं उन पे बात हुई है? नहीं, तरीकाकार पर ना, ये तमाम सवाल तरीकाकार टेक्निकलिटीज की तरफ आया कि कॉज लिस्ट जी तरीकाकार पर बात हुई है सारी। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। जी टेक्निकलिटीज में डाल देते हैं ना। कोई अच्छा वकील हो ना, अगर आपने अदालतों के चक्कर लगाए हैं कभी, अच्छे वकील को जब ये पता हो ना कि फैक्ट्स पे बात नहीं हो सकती, केस कमजोर है, तो वो इस तरह की बात करता है कि सर आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी आया था ये तो हुआ ही नहीं, और लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जो है तो टाइम बार हो चुका है। उसी बेसिस पे वो केस जो है वो यानी खारिज हो जाता है। अब ये जो 9 के 9 सवालात हैं ये टेक्निकलिटीज की बेस पे हैं, इसमें कहीं पे भी कंटेंट पे बात नहीं हुई कि, और ना ये बात हुई है कि हुजूर वाला आपने जो अक्सरियती फैसला किया 8 वाला, उसकी वजाहत जो आपने की है, ये जो की है वजाहत, ये आपने कैसे की है, ये जो इसमें लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, लिहाजा मैं ये समझूंगा कि ये उजलत में किसी ने पुटअप किया है। दूसरी बात, ये जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं ना, इनको खत लिखने की जरूरत नहीं होती, ये भी एक टेक्निकलिटी पूरी की गई है। भैया आपके रजिस्ट्रार हैं, वो सारा दिन वहां बैठे रहते हैं, आपकी बैक एंड कॉल पे होते हैं, उनको बुलाएं दफ्तर से और उनसे पूछें। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिवायत बन गई है, मिसाल के तौर पे मुझे याद आया, हमारे जो ये प्रेसिडेंट थे इससे पहले अलवी साहब, वो ख़त लिखते हैं ईसीपी को कि आप जो है वो डेट इलेक्शन की बनाई। भैया ईसीपी वालों को बुलाएं, उन्होंने तो खैर बुलाया, वो गए ही नहीं थे, लेकिन ये कि ख़त लिखना भी एक टेक्निकलिटी है अपने ही रजिस्ट्रार से। और रजिस्ट्रार साहब से किसी ने ये पूछा कि आपने जब अपलोड की थी तो किसकी इजाज़त से की थी, इससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब आपसे इस्तफसार करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आगे चलें, देखिए फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि ये अक्सरियती फैसला आया, बिल्कुल, और इसमें पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी बहैसियत एक सियासी जमात के तस्लीम किया गया, और इसमें और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को दी गई। दूसरा फैक्ट ये है कि अभी जो यानी नेशनल असम्बली की अगर हम बात करें तो वो सुन्नी इत्तेहाद को दे दी गई हैं कुछ सीटें, उसमें यानी एक खत जो है वो स्पीकर साहब भी लिख रहे हैं। उसके बाद ये है कि जो जजों की वजाहत है वो देख ही नहीं रहा कोई कि वो कितनी टाइमली थी। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है, तो जजों ने, वो जो अक्सरियती जज थे, उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये वजाहत जारी की। क्या हर्ज है उसमें, भाई फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है। लिहाजा वजाहती नोट की बजाय उस अक्सरियती फैसले पे बात होनी चाहिए कि वो क्या हुआ था, और उससे भी ज़्यादा अहम कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, क्यों ईसीपी ने अभी तक उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, क्यों ये सारे ये जो लैतो लाल के सिलसिले हैं, रुकावटें डालना, खामखा की जो है वो करना, और फिर हुकूमत क्यों मुसिर है। पहले ये इन्होंने यानी वजाहती ये जो आपकी सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें, ये अपने यानी ले ली और बड़े मज़े से ले ली। उसके बाद पता लगा ये फैसला आया है, चले जी दे देते हैं, फिर आपने सुन्नी इत्तेहाद को दे दिए। बाबा जो फैसले में लिखा हुआ है वो पीटीआई को जानी है। तो ये सारा कुछ जो है, इससे मुझे यानी बॉटम लाइन मेरी क्या निकलती है, बॉटम लाइन ये निकलती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई खलफशार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ धड़े बने हुए हैं। मैं इस पर ज़्यादा तफसील से इसलिए बात नहीं करूंगा कि असल मुझे सूरत हाल का नहीं पता, लेकिन जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि ना सिर्फ अदलिया और हुकूमत आमने सामने हैं, आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए हैं, विद इन द गवर्नमेंट और विद इन ये जो आपकी अदलिया है, इनमें भी मसले मसाइल हैं, और फैक्ट्स को कोई देख नहीं रहा, अदालती फैसलों को कोई देख नहीं रहा, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इसको कोई नहीं देख रहा, अपनी मनमानी करने के चक्कर चले हुए हैं, और इस तरह से हुकूमतें, अदलिया, इंतजामिया नहीं चलते, मुल्क नहीं चलता। राव खालिद साहब, एक तो ये जो नजम साकिब साहब ने जिक्र किया कि ये प्रोसीजर पर जो है तमाम तर जोर डाला गया है और जो फैक्ट्स है उस पर जोर नहीं डाला गया।
तो आप क्या समझते हैं ये प्रोसीजर पर जो ये 9 सवालात उठाए गए हैं ये कितने अहम हैं और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, हमें ओवरऑल सिचुएशन को देखना होगा और उसका इदराक भी करना होगा। हुकूमत तो नहीं कर रही और इदारे भी नहीं कर रहे, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है। टॉप लेवल पे भी कोई मुझे नहीं लगता कि अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र हम देख लेते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो शायद कुछ समझ आए हमें कि ये क्या हो रहा है। महज इत्तफ़ाक़ इसको कह सकते हैं कि 97 में भी PMLN की हुकूमत थी और आज भी PMLN की हुकूमत है। सज्जाद अली शाह साहब का एक मसला हुआ था जी, वो चीफ जस्टिस थे, वो हुकूमत और उनकी अनबन हो गई, अदलिया में तकसीम पैदा की गई, 5 जज एक तरफ थे, 10 जज एक तरफ थे, और सूरत हाल ये होती थी कि 5 रुकनी बेंच बैठा है इधर 10 रुकनी बेंच बैठा है, दोनों अपनी काज लिस्ट जारी कर रहे हैं। और 5 रुकनी बेंच अगर कोई फैसला देता है, जो सज्जाद अली शाह साहब की अक़लियत में थे, तो 10 रुकनी बेंच उसी वक्त उसको रद्द कर देता था कि ये ख़त्म हो गया। और मैं क्योंकि कवर करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक जो कंटेम्प्ट का इशू था मियां नवाज शरीफ साहब का, और एक थी 13वीं तरमीम जिसमें 58(2)B के तहत सदर के इख्तियार ख़त्म कर दिए गए थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, जहाँ से ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ी सज्जाद अली शाह साहब के साथ मियां साहब की। तो उन्होंने कंटेम्प्ट के केस में एक ऑर्डर किया, अटॉर्नी जनरल साहब खड़े थे उस कोर्ट में, कोर्ट रूम नंबर 1 में, वहाँ से भागे, कोर्ट नंबर 2 में 10 रुकनी बेंच बैठा था, भागे बाकायदा, हम पीछे पीछे भागे, और वहाँ उन्होंने दाखिल होते ही, बेंच बैठा हुआ था पहले से तैयार, दाखिल होते उन्होंने दरवाजे से ही ज़ोर से नारा लगाया कि उन्होंने जी ये कर दिया है। तो वहाँ जस्टिस सिद्दीकी साहब बेंच को हेड कर रहे, तो उन्होंने वहीं से कहा रिजेक्टेड, डिसअप्रूव्ड, और वो स्टेड व्हाटएवर उन्होंने कर दिया। तो ये मंजरनामा सुप्रीम कोर्ट का था, और बिलाखिर वही हुआ, सज्जाद अली शाह साहब को फारिग कर दिया गया दिसंबर 1997 में, और वो चले गए। उस वक़्त मसला ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल आ चुका था, और वो हुकूमत का इसरार था कि सीनियर 3 बंदे को होना चाहिए चीफ जस्टिस। अब रौला ये है कि सीनियर 3 को नहीं होना चाहिए, अब पैनल होना चाहिए, अब अमेंडमेंट्स ये लाई जा रही हैं, ये यानी तजाद आप उसका देखें। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उस वक्त PMLN ने अदलिया के साथ ये किया, अदलिया को अपने अंगूठे के नीचे ले लिया। जहांगीर करामत साहब आर्मी चीफ थे, उनको फारिग किया इसी तरह से बहाना बना के कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक दे दी थी। प्रेस पूरी तरह अंडर सीज था, एक बड़े अखबार का तो दफ्तर तक बंद करा दिया गया, वो 2 सफ़े का अखबार हो गया था, सबसे बड़ा अखबार जो था। तो इस तरह से करके उस वक्त वो हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने कल भी कहा था, ये सारा कुछ करने के बाद क्या हुआ? 1999 में हुकूमत चली गई, मार्शल लॉ लग गया, मियाँ साहब जेल में चले गए, फांसी से बमुश्किल बचे, और फिर उनको जला वतन होना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, कोशिशें करते हैं, ऐसी एफर्ट्स करते हैं कि आप कंट्रोल कर लेंगे हर चीज़ को, तो वो फिर उसका नतीजा कभी आपकी मर्ज़ी का नहीं निकलता, क्योंकि आप किसी असूल की बुनियाद पे नहीं कर रहे होते। जब आप असूल की बुनियाद पे करेंगे, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक करेंगे, अवाम के दिए मंडेट के मुताबिक चलेंगे, तो फिर आप यकीनन बेहतर से बेहतर होंगे, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, आपका मुल्क भी आगे चलेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आगे चलेगा। अब इस पर्टिकुलर केस पे आ जाते हैं। अब ये जो उन्होंने कल लेटर जारी किया बुनियादी तौर पे, उसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाता उन्होंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, लेकिन जो 8 जजों का फैसला था, मेरा ख्याल है जिसको भी रजिस्ट्रार साहब है, पहले डिप्टी रजिस्ट्रार ने भी ख़त लिखा था, उनको पहले वो फैसला पढ़ना चाहिए था। उस फैसले में लिखा हुआ था कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो इलेक्शन कमीशन को या किसी पार्टी को, वो किसी भी जज से चैम्बर में रुजू कर सकते हैं और उनको वजाहत दे दी जाएगी। तो उसके मुताबिक वो सारा प्रोसेस हुआ, वो उन्होंने अप्रोच किया इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने उसकी वजाहत दे दी। तो वो उसमें केस का लगना, काज लिस्ट का होना, या उस तरह से ना ये अपील थी, ना ये रिव्यू था, ना कोई नई पटिशन थी, तो ये बुनियादी तौर पे एक वजाहती लेटर लिखा गया या दरख्वास्त की गई, उन्होंने उसकी वजाहत जारी कर दी। तो ये फैसले में ऑलरेडी ये मेंशन था। लेकिन मसला ये कि अब जिस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं, मुझे तो ये लग रहा है तलवारें जो है ना म्यानों से निकल आई हैं, और ये कोई बड़ी जंग की निशानदेही कर रही हैं, जो कि ना अदलिया के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना मुल्क के लिए, ना आवाम के लिए किसी सूरत भी ये बात ठीक होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो लेटर लिखा गया है, वो ख़ुद जो हमने कह ले कि एक असूल, कोई भी मैं हूँ या चीफ जस्टिस साहब हैं, अपने तय एक अपना मयार मुकर्रर करते हैं। उन्होंने 29 मार्च 2023 को
फैसला दिया था, 20 इजाफी नंबर अफाज केस में था वो, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए रजिस्ट्रार ने रोक दिया था और उन्होंने उस पर ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें वो फैसला कि क्यों रोका गया इस पर इम्प्लीमेंट और इसको अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा, और ये 189 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का तामील ना करना, 189 कहता है कि वो बहुत बड़ा क्राइम है और आप कर ही नहीं सकते, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया वो इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा उन्होंने उसमें लिखा था कि ये सुपीरियर जुडिशरी जो है उसको मुकम्मल सेपरेशन ऑफ पावर वो है, बिल्कुल सेपरेट है हर चीज़ से। सुपीरियर रजिस्ट्रार जो एक ब्यूरोक्रेट है वो ये नहीं कर सकता कि जो नालायक और नाअहल हो वो उसकी खिलाफ वर्जी करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया तो उस पर अमल होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। ये आईनो कानून है कि अमल होगा, राव खालिद साहब, तो अमल नहीं होता। मुझे लग ये रहा है, आपने पोरस के हाथी की मिसाल सुनी होगी, वो बहुत तगड़े हाथी थे, बहुत ताकतवर थे और दुश्मन की फौजों को कुचल देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पलट पड़े और अपनी फौज को कुचल के चले गए और उससे शिकस्त होगी राजा पोरस को। तो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो। चले, साकिब बशीर साहब मुस्कुरा रहे हैं, तरीके से आपके बिल्कुल बगल में बैठे साकिब बशीर साहब मुस्कुरा रहे हैं। साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा, आइन और कानून जिन लोगों को सुप्रीम कहता है, क्या ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के अंदर अब ये बात या बहस या ये जंग छिड़ गई हो कि हम में सुप्रीम कौन है? और फिर ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह अभी राव खालिद साहब ने भी जिक्र किया कि एक तरीकाकार था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आना था और वो किसी भी चैम्बर में आ सकते थे, तो क्या कोई ऐसी मुलाकात हुई जिसके हवाले से सवालात उठाए गए हैं इन 9 सवालों के अंदर? नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा था वजाहत के लिए और उस पर जो वजाहत भी जारी हुई उसमें 8 जजेस के दस्तखत जो है वो मौजूद हैं और ऐसा नहीं है कि वो हवा में ही किसी जो है वो वजाहत जारी हो गई। इसमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की, जो खलफशार की बात हो रही है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो है वो इस वक्त अगर बात करें तो 33 दिन रह गए, 33, मतलब आज 22 सितंबर है तो 25 अक्टूबर को उनका आखिरी दिन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना था तो हुकूमत वक़्त ने 83 डेज़ पहले, 83 दिन पहले जो है वो उनका नोटिफिकेशन कर दिया था। और अब क्या सूरत हाल है कि 33 दिन रह गए हैं, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक तरफ नज़र आते हैं बज़ाहिर और बाकी जजेस, कुछ जजेस जो है वो दूसरी तरफ नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर जब एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस होगा तो यकीनी तौर पर उनका जो ज़्यादा फोकस होता है कि जितने भी केसेस उनके पास ज़ेरे इल्तिवा हैं वो कोशिश करते हैं कि उन केसेस को कंक्लूड किया जाए, उनकी जजमेंट्स लिखी जाएं ताकि उनके जाने के बाद जो है वो बैकलॉग रह ना जाए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ हमें नज़र आती है। एक तरफ जो आइनी अदालत के क़याम की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करती है उससे तासुर ये जाता है शायद सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस ऑफिस को उसके हवाले से जो है वो कुछ मालूम था। जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी होता है सदर दस्तखत करते हैं और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी होना होता है, तो इस सारे प्रोसेस में 2, 4, 6 घंटे लगते हैं। कैबिनेट अप्रूव करती है और ऑर्डिनेंस पे अमल भी हो जाता है और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग कर दिया जाता है। अब आते हैं इन सवालात पे। इन सवालात का जो है वो बैकग्राउंड है, 12 जुलाई का फैसला जो है वो 8 जजेस ने दिया और चीफ जस्टिस जो है वो माइनॉरिटी में थे। फिर 16 जुलाई को, मतलब 4 दिन के बाद, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन्होंने नज़रसानी दायर की और 18 जुलाई को चीफ जस्टिस ने कहा लगाएं नज़रसानी, हालांकि बनता ही नहीं था। मतलब तफसीली फैसला आना है, 4 दिन हुए हैं अभी फैसला आए हुए, तो नज़रसानी जो है वो अपने टाइम पे लग जाएगी। फिर जजेस की छुट्टियां थी तो उस वक्त 3 रुकनी कमेटी थी, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि नहीं लगनी चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी छुट्टियों पर हैं, छुट्टियों के बाद हम लगाएंगे। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। फिर जो मरहूम अरशद शरीफ हैं उनका केस था, आज खुद नोटिस केस, वो लगना था, उस पर बेंच की तश्कील
के हवाले से कमेटी बैठी, कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए उस पर एक नया डिस्प्यूट आ गया। मीटिंग मिनट्स जारी हुए तो 2 जजेस की तरफ वो उसका ब्लेम जा रहा था। बाद में वो जजेस जब बैरून मुल्क थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो वापस आए तो उन्होंने जो है वो एडिशनल जो है वो मीटिंग मिनट्स जारी करवाए कि ये बातें जो है वो जो हुई थी वो तो जिक्र ही नहीं हुई। तो इस तरह ये एक तनाजुर है जो 12 जुलाई के बाद से जो हमें जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। और उसके बाद जो बेंचेस की तश्कील अभी होनी थी, थर्सडे को मीटिंग होती है 3 रुकनी कमेटी, वो मीटिंग नहीं हुई और उसके हवाले से ये बताया जा रहा था कि शायद जो है वो जो चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद नहीं थे। एक तरफ के जराए ये बता रहे थे, दूसरी तरफ के जराए ये बता रहे थे कि शायद बाकी जजेस नहीं है, लेकिन वो कमेटी टूट गई। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का इजलास और इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 27 सितंबर 2024 को खिताब करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली को दुनिया की पार्लियामेंट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 193 ममालिक होते हैं और वो अपनी मौजूदगी का एहसास किसी भी मामले पर वोटिंग के ज़रिए करते हैं। और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर जब वहाँ पर पूरी दुनिया के ममालिक के सरबराहान मौजूद होते हैं तो रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातें होती हैं, जिससे बहुत से मामलात ऐसे होते हैं इन मुलाकातों में भी हल हो जाते हैं। और जहाँ तक मेरी यादाश्त है, आज ही के दिन 22 सितंबर को पिछले साल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो उन्होंने खिताब किया था और पाकिस्तान का मुकदमा यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में रखा था। और पिछले साल जो हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो ये था, एक तो अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से था, मौसमियाती तब्दीली का जिक्र उन्होंने किया था और कहा था कि हम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये 3 बुनियादी नुक्ते उन्होंने उठाए थे। आज के इस इजलास में एक तो हम अपने जो पैनल है उससे जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल इजलास इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर कोई लीडर यहाँ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का या कोई भी खिताब करता है तो क्या वो कोई मायनी खेज़ होता है, उसके कोई इम्पैक्ट होते हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्या खिताब करने जा रहे हैं मुमकिना तौर पर, और मौजूदा हालात की नज़र में क्या खिताब होना चाहिए। राव खालिद साहब, मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान किन अहम अमूर पर जो है वो अपना खिताब करेंगे, और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए हालात के मुताबिक? देखिए, एक तो इसकी अहमियत की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली जो है पूरे दुनिया के ममालिक के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जहाँ पे आप दुनिया भर में जो मसाइल होते हैं, झगड़े होते हैं मुल्कों के दरमियान, और उन चीज़ों के हवाले से उनका जो टास्क है एजुकेशन के हवाले से, साइंस के हवाले से कहीं कहत पड़ जाता है, माहौलियाती मसाइल हैं, यानी इंसानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये इंसानी मसाइल जहाँ पे वो पैदा होते हैं वहाँ पे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर पीस कीपिंग फोर्सेस वो करते हैं, उसका एक फ़ौजी पहलू भी है जिसमें हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इस हवाले से फोरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने देखा है हर साल एक रस्मी कार्रवाई होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंट की तकरीर का इंतज़ार किया जाता है कि वो क्या फरमाते हैं और वो दुनिया को क्या गाइडलाइन देते हैं। वो भी तकरीबन अब उनकी भी फॉर्मेलिटी रह गई है। 9/11 के टाइम पे थी कुछ पॉलिसी लेवल पे, अब तो उनकी भी वो पहले एक देते थे पुरअमन बकाए बाहमी, कभी वो सुर्ख इनकलाब को रोकने की बातें करते थे, फिर वॉर ऑन टेरर आ गई, उस पर लगे रहे। अब वो भी रूटीन की बातें ही करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से भी वो कोई इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हालांकि वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है और उसी का सब वेट कर रहे होते हैं। जहाँ तक हमारी बात है तो ये ओकेजन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तकरीर जो भी आपकी हो, जो भी आपका एजेंडा हो, जो हमारा बड़ा टिपिकल 2-3-4 पॉइंट तो बड़े रेगुलरली हम उस पर एम्फसाइज़ करते हैं, लेकिन ये साइड लाइन्स पे मीटिंग्स जो होती हैं, आपकी सरबराहान मुमलिकत, सरबराहान हुकूमत वहाँ पे सारी दुनिया से आए होते हैं, तो वो आप अरेंज करते हैं। अगर अच्छे तरीके से अरेंज हो, आपके अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप में बहुत कारआमद साबित होती हैं। उसके बाद आपको प्रेस के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, इंटरव्यूज़ देते हैं जो जाते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को, तो इंटरनेशनली आपको अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए प्लेटफॉर्म वहाँ पे मुयस्सर आते हैं। फिर तीसरी एक्टिविटी वहाँ पे जो होती है, जो मैंने विटनेस की है, जनाब मुशर्रफ के साथ मैं गया था पहली एनिवर्सरी में 9/11 की, तो थिंक टैंक वहाँ के जो हैं वो आपको इनवाइट करते हैं टॉप के कि आप आएँ और हमारे साथ इंटरेक्ट करें। उसकी भी लाइव ट्रांसमिशन होती है, फिर उसकी कवरेज बड़ी अच्छी होती है इंटरनेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में सारा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, सवाल जवाब होते हैं, आप वहाँ पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और आपका पूरी दुनिया में पैगाम एक तरह से जाता है। ठीक है, जहाँ तक हमारी बात है, हम
हमें हमारा जो मुस्तकिल परमानेंट जो हम जिन चीज़ों पे बातें करते हैं वो कश्मीर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे आप कह लें कि टॉप ऑफ द लाइन है। फिर जो इंडिया का ओवरऑल एटीट्यूड है रीजन में और जो एट्रॉसिटीज़ हैं उसके हम बात करते हैं। ऑब्वियसली अब कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा पावरफुल हो जाते, फिर इंतखाबात हो रहे हैं कश्मीर के, उसमें हम उसको बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करके उस पूरे सिस्टम में जिस तरह से वो इलेक्शन कराए जा रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे जुल्म ढाए गए हैं अगस्त 2019 के बाद, तो उस पे हम बड़े अच्छे तरीके से। फिर लेटेस्ट जो शोशा छोड़ा है इंडिया ने वो रिव्यू करने का सिंध ताश माहिदा, वो इंटरनेशनल ग्रांटर्स की मौजूदगी में और नेगोशिएशन के बड़े तवील नेगोशिएशन के बाद वो तय पाया था, तो उसमें आप बड़ा स्ट्रॉन्ग केस अपना पेश कर सकते हैं और इसको करना भी चाहिए। फिर आ जाता है जो हॉट इशू जो फ़लस्तीन वाला है, इसराइल वाला है, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए बीइंग मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ फ़लस्तीन कॉज, हम 7 दहाइयों से कर रहे हैं उसको, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमान होने के नाते। बिल्कुल हमारा बहुत यानी आप कह लें रिलेशनशिप ऐसा रहा है ट्रेडिशनली फ़लस्तीनियों के साथ कि हमें बहुत ज़ोर शोर से उसको करना चाहिए। और इसराइल और सहूनी साजिशों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे हमें बड़ा खुल के बात करनी चाहिए। और मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा नादर मौका होगा जबकि पाकिस्तान में वो एक सुन्नी लॉबी के लीडर के ख़िलाफ़ यहाँ प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो बात करें कि जी हम सुन्नी लीडर को जेल में डाला हुआ है और जो सपोर्ट करते हैं जिनको सुन्नी लीडर उनको जेल में डाला हुआ है और हम फ़लस्तीन की कॉज के साथ खड़े हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रूर बात करें ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में सुन्नी लॉबी कितनी इन्फ्लुएंशियल है। जी ठीक है। नजमुल साकिब साहब, ये एक दो अहम मामलात है, सिंध ताश माहिदे का जिक्र जहाँ पर किया गया है, फिर कश्मीर में इंतखाबात जो हो रहे हैं उसका जिक्र किया गया है, तो कितना बड़ा मौका होता है ये कि आप अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रख देते हैं और फिर इसके इम्पैक्ट्स भी होते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले ये बात नोट करने की है ना, वो ये है कि ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हो रही, ये कोई 2 मुल्कों की बात नहीं है। और जब आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाते हैं या यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो आपको ब्रॉडर आपको बात करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप दहशतगर्दी की बात करके सिर्फ़ और सिर्फ ये फितना और ख़वारिज की बात करेंगे, टीटीपी की बात करेंगे, तो वो लोग गौर से सुनेंगे नहीं। आपने दहशतगर्दी को पूरी तरह से बताना है। इसी तरह से जब आप इंडिया की बात करेंगे, और दुनिया जानती है पाकिस्तानी कोई आएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉरेन सेक्रेटरी को, उसने इंडिया की बैशिंग करनी है। उधर से इंडिया आएगा, कोई जयशंकर आएगा, उसने पाकिस्तान की बैशिंग करनी है। लिहाजा मैं बड़ी एहतियात से 3-4 पॉइंट मैं बताऊँगा और उनको बताने से पहले क्विकली ये बता दूं कि जो टीम है ना, जो आपकी वो जो तकरीर लिखती है इसकी वज़ीर आज़म की, आसिम इफ्तिखार साहब वहाँ पहुँच चुके हैं न्यूयॉर्क में, बेहतरीन यानी मल्टीलैटरलिस्ट हैं। उसके बाद तारिक फातमी साहब यहाँ हमारे मौजूद हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब मौजूद हैं, नई फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच, और सबसे बढ़ के फॉरेन ऑफिस का यूएन डिवीज़न जो है। तो ये कोई आम सी बात नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी मेरे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ कहा वो नोट किया जाता है और हवाले के तौर पे पेश किया जाता है। इम्पैक्ट हो ना हो, वो अगर आपने कोई बात ऐसी कर दी, इस ज़िमन में बताना चाहूँगा 4-5 क्विकली पॉइंट जो कि उस तकरीर को लिखते हुए उनको एहतियात करनी है। नंबर 1, जब अमेरिका और चाइना की बात आए तो आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। ठीक है, हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ, लेकिन आपने अमेरिका को एकदम से पीछे नहीं करना, बैलेंस बताना है कि हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जब यूक्रेन और इजराइल की बात आए तो ज़रा मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। ये फोरम वो नहीं है कि जिसमें आपने कोई OIC का इजलास हो रहा है और आप बात कर रहे हैं। मुहतात ज़बान इस्तेमाल करनी है। और मैं जिन लोगों का नाम लिया है, ये बड़े जगादरी किस्म के, बड़े ज़ीरक किस्म के डिप्लोमेट्स हैं। उसके बाद ये है कि जब माशी मसाइल की आप बात करें तो सिर्फ आपने पाकिस्तान की बात नहीं करनी, आपने तीसरी दुनिया को यानी सामने रख के बताना है कि ये मसाइल हैं और उसमें डेट भी आएगा। ये 3-4 बातें जो बड़ी ज़रूरी हैं। कश्मीर पे आपने जो बात करनी है उसमें सिर्फ ये देख लीजिएगा कि पिछली दफ़ा जो तकरीर हुई थी, जो काकड़ साहब ने की थी, उसमें कम से कम 2-3 पैराग्राफ आपने और बढ़ाने हैं। और अगर ये सारे लोग सुन रहे हैं तो उनको पता है कि उन 2-3 पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखना है। आखिरी 1-2 बातें देखिए, बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है। जब आप यानी दुनिया के इस बड़े फोरम में जाते हैं ना, तो जो काकड़ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, मेरी ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब जाएं तो जो वो बात करें वो ऐसे लगे कि वो खुद कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे।
ये तकरीर उन्होंने खुद लिखी है और वो बिलीव करते हैं इसके एक एक लफ्ज पे, तो बॉडी लैंग्वेज कन्वे होती है ज्यादा बजाय इसके कि आपके अल्फाज हों। दूसरा ये कि ये रूटीन का मैटर है, आपने इम्पैक्ट की बात पूछी है, हर साल होती है और चूंकि 22 सितंबर मेरा जन्मदिन है तो इस वजह से मुझे बहुत देर से, बरसों से पता है कि 22 सितंबर को ये सारा कुछ होगा। तवक्को ये है मेरे अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो वहाँ जाएं और ये सारा कुछ जो मैंने बताया है ये तो करेंगे ही। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पे जोर ना दे। एक तो हम ये जो लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं ना, यानी जो आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनसे तो आप करें, लेकिन इंडिया की तरफ इतना ज्यादा ना झुकाव रखें कि नहीं जी उनसे मुलाकात करनी है। इसमें आप जरा अपने मुल्क की डिग्निटी का ख्याल कीजिएगा। ये 4-5 बातें हैं, मेरा ख्याल है इनका ख्याल रखा जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब एक अहम मामला है, वो है IMF से लोन लेने के हवाले से, और दोस्त मुल्कों की यकीन दहानियों के बाद IMF कर्ज की फराहमी पर रजामंद हो गया है। ये $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा और इसमें अहम चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट 11% है, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मिला है। माजी में भी इतना इंटरेस्ट रेट हमने नहीं देखा। तो इस मुश्किल तरीन मुआहिदे में क्या हमने जो देखा 2019 के मुआहिदे के बाद एक महंगाई की लहर आई, तो क्या हम इस मुआहिदे के बाद भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की लहर आएगी? और पाकिस्तान के जितने भी फैसले पाकिस्तान के अंदर हुए उनका कहा गया कि हमें मजबूरी है, IMF की वजह से हमें हर चीज़ का रेट बढ़ाना पड़ा, टैक्सेस बढ़ाने पड़े। तो क्या जो मज़ीद लहर आएगी वो भी IMF की वजह से आएगी? अपने पैनलिस्ट से जान लेते हैं। नजम साकिब साहब, सियासी तौर पर और जो इस वक्त हुकूमत है वो तो शादियाने बजा रही है, बड़ी कामयाबी मिल गई है, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि मुआशी तरक्की के लिए ये किस हद तक ज़रूरी था, और इससे हम क्या वाकई ही इस सपोर्ट से हम अपनी मईशत को इस तरफ ले आएंगे कि फिर हमें अगले IMF में नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी तो अभी मीटिंग चंद दिनों में होनी है। स्टाफ लेवल के तो जो है उस पर तो हो गए, वो रजामंद हो गए, लेकिन अभी जो प्रॉपर रजामंदी है वो अभी बाकी है और उसमें कुछ अभी मराहिल बाकी हैं। लिहाजा अभी तक हमारी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि अल्लाह करे ये हो जाए। और चंद दिनों के बाद जब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होगा, जो एक और इत्तला मुझे मिली है वो ये है कि जियो पॉलिटिकल कुछ जो है ना वो चीज़ें कहने को कहा गया है कि करनी है पाकिस्तान ने। अच्छा। अब ये कि ये गारंटीज पाकिस्तान अगर देता है और उस पर अमल दरामद करता है, तब ये जो है ये आपका कर्जा जो है, और जो मैंने जो पढ़ा इसके बारे में, ये 24वीं दफ़ा है, 24th टाइम है कि IMF में जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मौजूद हैं वो कह चुके हैं कि जी ये आखिरी होगा। अब पता नहीं ये आखिरी किस तरीके का उन्होंने कहा है, कि क्या इसके बाद जब हम IMF में जाएंगे ही नहीं, या फिर IMF के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी हमने नहीं करना। तो ये आखिरी किस लिहाज से है मुझे कम से कम नहीं पता। देखिए, अगर IMF का ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मान भी जाता है तो ये बात कर रहे हैं अब 2028 तक की जी। अब 2028 तक आपने जो इकदाम लेने हैं उसमें एक बड़ा इकदाम ये है कि जो $25 बिलियन का फाइनेंशियल गैप है इसको आप कैसे पूरा करेंगे? ये तो इससे पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी किधर है, और अगर वो है तो उस पर इंप्लीमेंटेशन होगी इस सियासी सूरत हाल में, इस मुआशी सूरत हाल में। फिर ये कि ये IMF का जो है ये हो गया, लुटियां डालने की ज़रूरत क्या है? आप कर्जा ले रहे हैं बाबा, आपने कश्मीर फतह नहीं किया। और उसमें मेरी दुआ ये है कि 2-3 चीज़ें हुकूमत भी अपने तौर पे कर ले। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये है कि उसूली फैसला हुकूमत करे कि मुल्क के लिए काम करना है, चाहे कर्जा मिलता है या नहीं मिलता, अपने लिए काम नहीं करना। नंबर 2 ये है कि सियासत नहीं करनी, मईशत की तरफ माशी एंगल से देखना है। और तीसरा और आखिरी कि हमने अपनी गवर्नेंस ठीक करनी है। ये 3 चीजें IMF, नो IMF, जैसा भी सूरत हाल हो, ये हुकूमत को करनी है। आप समझते हैं कि ये तयन करने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर IMF का हो जाता है, वो कर्जा मिलेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और अपनी बात नहीं करनी, अपने मुल्क की बात करनी है, आपने मईशत बहाल करनी है। और यही तो एक चीज है जिसकी बुनियाद पे आपको हुकूमत आपकी झोली में डाली गई थी। ठीक है, राव खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? और एक और बुनियादी सवाल यह है कि हम कर्ज के पीछे ज़्यादा भागते हैं, हम इस्लाहात के पीछे ज़्यादा नहीं भागते। ये 3 इस्लाहात अभी नजम साकिब साहब ने बिल्कुल ठीक बताई हैं।
जी हाँ, यही मैं इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि जो आपको कर्ज मिल रहा है, जो आपने इक़दाम करने हैं, आपके दोस्त ममालिक ने जो हेल्प करनी है वो हुई है नहीं हुई है, ये अपनी जगह पे, ये सारे सवाल अपनी जगह पे। जो हमारे करने के काम है क्या हम वो कर रहे हैं? जो हमने रेवेन्यू टारगेट रख लिया 13,000 अरब रुपए का, क्या हम पूरा कर पाएंगे? क्या पहले महीने में तो हमने नहीं किया, शायद दूसरे महीने में भी नहीं पूरा हो रहा, तो क्या वो हम कर पाएंगे? क्या जो हमने प्रॉमिस किए हैं IMF के साथ कि जी रिटेलर्स को टैक्स नेट पे लाएंगे, ज़राअत पे टैक्स लगाएंगे, क्या कर पाएंगे? क्या जो टैक्स नेट से बाहर लोग सबको उस पर ले आएंगे? अब हो क्या रहा है? अब फुर्तियाँ इनकी देखें। मैं आपको ज़ाती तजर्बा बताता हूँ पिछले 2 दिन का। मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूँ 95-96 से ऑलमोस्ट। मैंने अपने वो जो मेरे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको अपने डिटेल दी है, उन्होंने वो कुछ दिन पहले उन्होंने सारा वो अपलोड किया, उसका सारा उसमें कुछ टैक्स कम था, उन्होंने एक इनवॉइस जनरेट की FPR ने। अब उनके प्रोसेस में, उनके सिस्टम में सारी चीज़ें जा रही हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आपकी ये इनवॉइस जनरेट होगी, आप ये जमा करा दें प्लीज़। ठीक है, उनको पता है ये बंदा करता रहा है और अब करने लगा है। कल मुझे एक धमकी आमेज ईमेल आई है उनकी, जो सबको शायद उन्होंने भेजी है। अच्छा। कि आप जमा करा दें वरना हमारे पास आपकी सारी डिटेल्स मौजूद है, हम ये कर देंगे, फ़ोन बंद कर देंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो सारा उन्होंने इतनी धमकियां लिख के मुझे भेज दिया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं FBR को मौका दूं कि वो ये कर ही गुजरे अब मेरे साथ जो उन्होंने करना है। भाई आपको पता है कि बंदा टैक्स पे कर रहा है, उसने करना भी है और उसका प्रोसेस में है, तो आपको ये धमकियां मेज में लेकर सबको गई होगी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे भेजिए, और जनरेट की होगी उन्होंने सबके लिए जो भी टैक्स पेयर्स हैं। लेकिन नॉन टैक्स पेयर्स के बारे में क्या किया आपने, ज़रा मुझे ये बता दें। जो आपके रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका ना ईमेल आपके पास है, उनका फ़ोन आपके पास है, उनको ये कैसे धमकी लगाएंगे आप? ना उसको टैक्स नेट में ला रहे हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं, वो मज़े कर रहे हैं, अब मुझे घसीटे जा रहे हैं क्योंकि मैं दे रहा हूँ और मेरे ऊपर और टैक्स आप लाद देंगे। फिर आगे जो IMF के अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे पूरा पैकेज उसका, तो उसमें ऑब्वियसली महंगाई से आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपने मिनी बजट लाना ही लाना है, टैक्स रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जिससे आप ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर सके, टैक्स से बाहर लोगों को अंदर ला सके। आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर उसमें कंडीशनैलिटी है कि जो सबसे एक बुनियादी इन्होंने एग्री की है कि जितने टैक्स नेट में लोग हैं, उन्होंने जो बिजनेस कम्युनिटी है या इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ या दूसरे एसेट्स कम डिक्लेयर किए हुए हैं उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उसके ऊपर अमेंडमेंट ला रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। यानी ले दे के जो बंदा टैक्स दे रहा है, कुछ 30 साल से तो मैं दे रहा हूँ रेगुलरली, तो उसी का बेड़ा गर्क करना है, उसी की गर्दन पे छुरी फेर दिया, वो भी उल्टी। यानी आप समझते हैं कि हुकूमत को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस किस्म की इस्लाहात को लाना होगा और चीज़ों को शफाफ तरीके से लेकर जाना होगा। साकिब बशीर साहब, 24वीं दफ़ा हम जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, कुछ नई उम्मीदें होंगी या वही पुराना तरीकाकार होगा? वही पुराना तरीकाकार बज़ाहिर तो लग रहा है कि हमें जब अगर मंजूरी हो जाती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड से और जब कर्ज़ मिलेगा तो अगले दिन हो सकता है अखबारात पे मेन जो हेडलाइन हो प्राइम मिनिस्टर की, जो उनकी तरफ से जो बयान हो कि मुबारक हो सारी जो है वो आवाम को। हालांकि मुबारक वाली बात नहीं है कि कर्ज़ ले रहे हैं और कैश डिपॉजिट जो है वो 13 अरब डॉलर के अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे रखवाए हुए हैं। फिर अभी जो रिसेंटली एक जो कमर्शियल बैंक है उससे जो है वो 11% पे, ये पाकिस्तान का हाईएस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट पे 11% पे $600 मिलियन जो है वो लिए गए हैं। वो जो कमिटमेंट्स थी IMF के साथ वो पूरी करने के लिए ये लिया गया, तो इतनी को मुश्किल सूरत हाल है। फिर जो कैश डिपॉजिट है, ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चीन है, सऊदी अरब है, UAE है, जब जो है वो साल गुजरता है तो अगले साल के लिए फिर उनको जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है कि एक साल जो है वो दोबारा से आप जो है वो उसमें तोसी कर दें। तो इस किस्म की सूरत हाल है कि ये कर्ज हम ले तो रहे हैं, फिर इनको वापस कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी रिसेंटली कौमी असम्बली में गवर्नमेंट ने ये जो है वो तफसीलात दी हैं कि $100 अरब के कर्जे जो है वो हम पाकिस्तान ने अगले 4 साल में वापस करने हैं। तो वो कैसे वापस होंगे, क्या तरीकाकार होगा, या यूं ही मामला जो है वो चलते रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखें कि पॉलिटिकली अदम इस्तेकाम भी मईशत को जो है वो उस तरह आगे जो है वो नहीं बढ़ने दे रहा। फिर जो टैक्सेस की बात हो रही है, टैक्सेस के हवाले से हुकूमत पॉलिसीज़ तो बनाती है लेकिन फैसिलिटेट नहीं किया जाता। जो टैक्स दे रहे होते हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही, टैक्स पे टैक्स जो है वो उन पे लगाया जा रहा है।
तो हमें इन इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। मैं नजम साकिब साहब, आज के अहम सवालात जल्दी से हम जानना चाहेंगे। जी ज़ौक, एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी। सबसे पहले ज़रूरी सवाल, दोबारा सामने आने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का बयानिया छोड़ना होगा और अब हमें नून लीग, पीपीपी और दीगर जमातों से बात करना होगी। ज़रूरी सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करने का फ़ैसला पीटीआई के हक में जाता है या उसके खिलाफ जाता है? क्या खान ने ये सोच लिया है? राइट। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि रूस के ताउन से कराची में नई स्टील मिल के क़याम पर गौर किया गया है, यानी नई स्टील मिल कराची में। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि नई स्टील मिल का क़याम पुरानी स्टील मिल के हिसाब किताब करने से पहले अमल में लाया जाएगा या उसके बाद होगा? राइट। ये अहम सवालात हैं और आपके फीडबैक का नाज़रीन इंतज़ार रहेगा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।